ऐसे में मुनीर का वहां पहुंचना, ये कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री खोलने के लिए एक रास्ता तय कर मुनीर, क्या मुनीर रशिया का संदेश लेके गया, क्या मुनीर चाइना का संदेश लेके गया, कि मैं पाकिस्तान संदेश वाहक बन के गया क्या? बस सवाल ये है। और संदेश किसका ले जा सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान संदेश रशिया का भी ले जा सकता है, चीन का भी ले जा सकता है। पाकिस्तान संदेश बड़ी बात नहीं अमेरिका तो का अमेरिका का भी ले जा सकता है। हम्म, बड़ी बात हो जाएगी, हाँ। क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि कहीं ना कहीं ये अब शांति हो जाए। कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। कल तक जो ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे थे, आज अचानक क्यों कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है? हो सकता है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया है। सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दबाव में आकर ईरान के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया? आज चर्चा उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनका एक छोटा ऑपरेशन सफल रहा और कभी भी युद्ध खत्म हो सकता है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है। नेतन्याहू काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों से या उनके हमलों से डरने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस टाइम चली थी, बाकी जो हमारे पड़ोसी देशों वहां पर भी हुई कि जब मामला ये खत्म होगा तब ईरान का भारत से संबंध कैसा होगा, कुछ बदलाव होगा नहीं होगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा होकर उन्होंने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है। जो रोल आज की तारीख में पुतिन निभा सकते हैं या दूसरे देश निभा सकते हैं, मिडिल ईस्ट की हमारे यहाँ भी खबर, इसका जो एनालिसिस है हमारे चैनलों पे, वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान के साथ शामिल होगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच रियाद पहुंचे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। सऊदी रक्षा मंत्री संघ की अहम बैठक। सऊदी पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक किए हैं। ये रात बहुत कुछ घटित हुआ है, कई फोन खड़खड़ाए हैं और ऐसी जगह फोन गया है जिनके बीच दशकों से दुश्मनी है। उनके पास फोन गया और दुश्मन ने ही फोन किया, यानी दुश्मन घुटने टेकने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका और उसके चेले, अभी इजराइल की इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे बुरी तरह फंसेगा। अमेरिका और उसके चेले अब युद्ध से भागने के जुगाड़ में जुटे हैं क्या? ये बड़ा सवाल क्यों है, कुछ खबरें लाऊंगा, आप बताइएगा कि क्या युद्ध से भागने का जुगाड़ कर रहे हैं। आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब रियाद पहुंचा है। आसिम मुनीर के रियाद पहुंचने पर बहुत सारे हमारे यहाँ के चैनलों के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो मोदी टाइप ही देखते हैं, सब्जेक्टिव एक खबर को बस देखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अब पाकिस्तान भी हो गया साथ, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान भी साथ हो गया अमेरिका के, अब युद्ध में शामिल होगा पाकिस्तान। हमारे यहाँ लिखा गया है, आप यकीन करिए, लिखा गया है और सर्च कर लीजिए, और बहुत बड़े बड़े टॉप के चैनलों पर। तो मुनीर पहुंचा है। अब आगे हम चर्चा में समझेंगे कि मुनीर पहुंचा है, क्यों पहुंचा है, क्योंकि ये ईरान के लगातार टच में है। पाकिस्तान में ईरान के समर्थन में बहुत भयंकर पद प्रदर्शन हो रहा है और अब तक वहां पर 50 के करीब मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा पुतिन ने रात में ईरान से बात की है, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है, और उससे भी बड़ी बात सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। बैकडोर जो बातचीत होती है ना, बैकडोर चैनल से, उसके जरिए सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। ईरान और सऊदी अरब की प्रतिद्वंदिता के चक्कर में ही खाड़ी में सारा दिक्कत, अगर सऊदी और ईरान एक हो जाते तो अमेरिका खाड़ी में एंट्री नहीं कर पाता। अब सऊदी ईरान से बात कर रहा है तो इसके मतलब समझिएगा, अमेरिका चौतरफा प्रेशर में है। एक तरफ कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ ईरान अब इतनी भी उसको लिवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। अब लगातार धमका भी रहा है और मिसाइलें भी बरसा रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी से परिचित 2 अधिकारियों के अनुसार रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जो तेहरान को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य संसाधनों पर हमला करने में मदद कर सकती है। CNN की रिपोर्ट ये है। अब यही सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने किया, और ट्रंप की हालत वही हुई है जब अमेरिका में मोदी से अडानी पर सवाल किया गया था, तो याद कीजिए क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हाथ करके कैसे कर रहे थे। वही स्थिति करीब करीब आप ट्रंप की देखेंगे। लाइए भैया, अब ट्रंप के दर्शन करवाइए। Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now.
That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. सुने भाऊ, इससे ये पूछा कि ईरान को मदद कर रहा है क्या अमेरिका, कह रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं उससे इतनी छोटी बात करो, स्टूपिड क्वेश्चन, फलान ढिमकान, मतलब सब कुछ मैंने बक पहला दिया। तो कहा कि आप तो मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध है, आप तो, मैं तो आपको अच्छा मानता हूँ, लेकिन ये क्या स्टूपिड सवाल पूछा? हाँ। वो क्या है? अभी तो कोई अभी इसी पे बात करें हम ईरान पे? अरे बात ही ईरान के युद्ध पे हो रही है। हाँ, अब उसमें रशियन लॉजिस्टिक आ रहा है, तो वो रशियन लॉजिस्टिक आपका गले में आ गया, आपका रशियन का लॉजिस्टिक एक्सेप्ट करने में। नाम सुन के भड़क गया ये। जबकि ये बार बार हम पिछले 3-4 दिनों से हम ये लगातार ये भी कह रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं चाइना या रशिया कहीं से तो भी लॉजिस्टिक मिल रहा है, जो इतना सटीक मार कर रहे हैं, प्रिसाइज मार। एम्बेसी तो एम्बेसी उड़ती है, सीआईए क्वार्टर तो सीआईए हेडक्वार्टर उड़ता है, इधर नहीं, थोड़ा सा भी उधर नहीं। आपने और देखा होगा कि बहुत- एम्बेसी कितने बिल्डिंगों के बीच में थी, हाँ, बराबर एम्बेसी हिट हुई है। तो कहीं ना कहीं तो इतना इनपुट मिल रहा है, और इनपुट देने वाले कौन है? 2 देश जो पूरा इनपुट दे सकते थे। पाकिस्तान को पूरा इनपुट दिया था चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में। ये तो दुनिया की घोषित चीजें हैं। क्या ये इनपुट रशिया और चाइना दोनों मिलकर दे रहे हैं? और कहीं ना कहीं तो इनपुट मिल रहा है, नहीं तो इतना प्रिसाइजली हमले कैसे हो सकते हैं? ईरान को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है इनसे। चीन भी मदद कर रहा है, रूस भी। ये बौखलाहट बता रही है कि अब ये युद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बौखलाहट। इसलिए मदद कर रहे हैं कि ईरान ने हमेशा रशिया और चीन की मदद की है। हाँ, रशिया का आज भी 80% तेल ईरान से आता है, आज भी आता है। हाँ। तो फिर चाइना ईरान को मदद नहीं करेगा? हर आदमी एहसान फरामोश थोड़ी होता है भारत जैसा। जरा आगे बढ़िए। जो मेन चीज है ना, अब उस पे आते हैं। ये सब तो लिंक है। ये मेन चीज पर आइए। ये देखिए आप, मिडिल ईस्ट, ये हमारे यहाँ भी खबर, इसका जो एनालिसिस है हमारे चैनलों पे, वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान के साथ शामिल होगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच रियाद पहुंचे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। सऊदी रक्षा मंत्री संघ की अहम बैठक। सऊदी पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक किए हैं। ये आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। आसिम मुनीर अमेरिका के बहुत विश्वस्त सहयोगी हैं, इस सब में कोई दो राय नहीं है। सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रियाद में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान ईरानी हमलों की निंदा की और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई लड़ाई को रोकने के लिए ईरान के साथ सीधे डिप्लोमेटिक बातचीत बढ़ा दी है। ये किसकी खबर है? राइटर्स की। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में तेहरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक बैक चैनल का ज्यादा तेजी से इस्तेमाल किया है। राइटर्स के मुताबिक बैक चैनल बातचीत तेज कर दिया ताकि तनाव कम किया जा सके और पूरे इलाके में जंग को और बढ़ने से रोका जा सके। सऊदी अरब गया आसिम मुनीर। क्या आसिम मुनीर को अमेरिका ने कहा जाओ तुम रियाद में बैठो, इन सबको बोलो, क्योंकि हमको फेस बचाना है, इन सबको बोलो, तुम वहां बैठ करके ये करवाओ। कल वो गया है और ये रात में जो है बैक चैनल बातचीत, यानी कल रात में, कल शाम पहुंचा आसिम मुनीर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने बैक चैनल से ईरान के साथ बातचीत बढ़ाई। ईरान ने पुतिन के साथ बातचीत की। क्या पुतिन से सलाह मशविरा किया? क्या पुतिन को अपडेट किया? क्या भाव? ये मैं खबरों को मैं जोड़ करके समझना चाहिए। इसके पहले आप थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें एक बहुत बड़ा उद्योगपति और ट्रेडर, सबसे बड़ा उद्योगपति और ट्रेडर, वो बार बार कह रहा था कि हमको इस युद्ध से दूर रहना है क्योंकि हम बर्बाद हो रहे हैं बिना वजह से। उसका प्रेशर डेवलप ये हुआ, और जिस हिसाब से अमेरिका के सारे एयर बेसिस और समुद्री जो बेसिस थे वो तबाह हो गए, उसके बाद मिडिल ईस्ट के 14 देशों का विश्वास उड़ गया कि कोई ऐसा आयरन डोम नाम का कोई चीज है जो हमको हमारी सुरक्षा करेगा। जब ये विश्वास उड़ गया और उन्होंने ये भी देखा कि इजराइल जिस अमेरिका के भरोसे लड़ रहा है वो अमेरिका भी मार खा रहा है, इजराइल को नहीं बचा पा रहा है, तो हमारी क्या औकात होगी। उसके बाद जो प्रिंस सलमान का एक सारे लोगों के साथ जो बातचीत हुई 14 देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, और उन्होंने लगातार ये बात कही कि हमको ईरान के खिलाफ फ्रंट नहीं खोलना है। ईरान ने कहीं गलती से हमको हिट भी किया तो हमको उसका रिटेलिएशन जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो इजराइल की बर्बादी देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इजराइल जैसी बर्बादी होगी, और यहाँ तो इजराइल के पास तो कुछ तो है रोकने के लिए, इनके पास तो कुछ भी नहीं। ये तो बिल्कुल अमेरिका के भरोसे थे, जो अमेरिका के बेस से नहीं बच पाए।
कान से फूट गए अमेरिका के। तो ऐसे में उन्होंने कहा अब इसका जाना, पाकिस्तान का जाना, देखिए आप, पाकिस्तान रशिया की धुरा है, एक आप एक देख लीजिए, पाकिस्तान चाइना रशिया एक लाइन वो है। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि चीन ने अपना एक विदेश मंत्री लेवल का आदमी ईरान भेजा है बातचीत के लिए कि भाई शांति स्थापित करने के लिए, कि शांति हो जाए। उधर रशिया लॉजिस्टिक दे रहा है, रशिया भी चाहता है कि युद्ध रुक जाए। ऐसे में मुनीर का वहां पहुंचना, ये कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री खोलने के लिए एक रास्ता तय करने। मुनीर, क्या मुनीर रशिया का संदेश लेके गया? क्या मुनीर चाइना का संदेश लेके गया कि मूर्खों, पाकिस्तान अमेरिका के भरोसे मत रहो, बहुत मार खा लिया है, अभी थोड़ा सा सोच समझ के काम लो? क्या ये इसके लिए गया है? मुझे नहीं लगता कि ईरान के युद्ध में अमेरिका खुल के कूदेगा। अमेरिका को अपने लिमिटेशंस पता है, और अमेरिका ऑलरेडी एक फ्रंट अफगानिस्तान से के साथ खोल चुका है वो फ्रंट। और यदि अमेरिका पाकिस्तान ने यदि उधर फ्रंट खोल दिया तो ये अफगानिस्तान वाले और एग्रेसिव हो जाएंगे। तो अभी पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए क्या है, पाकिस्तान संदेश वाहक बन के गया क्या? बस सवाल ये है। और संदेश किसका ले जा सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान संदेश रशिया का भी ले जा सकता है, चीन का भी ले जा सकता है। पाकिस्तान संदेश बड़ी बात नहीं तो अमेरिका का भी ले जा सकता है, बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि कहीं ना कहीं ये अब शांति हो जाए, कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि वो ईरान के साथ फ्रंट खोलने को तैयार नहीं है और ईरान की इस लड़ाई से उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या अमेरिका का कोई मैसेज लेके गया? पाकिस्तान ये मैसेज लेके गया। और यदि अमेरिका को अपने साथी मित्रों को समझाने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का खौफ कितना है। और वो खौफ तब नहीं रहता जब उसकी नेवी भी डूब गई, उसकी आर्मी भी खत्म हो गई, उसका एयरफोर्स भी हवा में उड़ गया। यदि ये होता तो ईरान का खौफ नहीं होता। कुल मिलाकर मामला, मतलब अब मुझे लगता है कि अमेरिका एक सेफ, इज्जत से एग्जिट चाहता है, इज्जत वाली एग्जिट चाहता है इस अमेरिका इस युद्ध से। ये मुझे कम से कम अभी थोड़ा सा दिखने लगा है। लेकिन अब अमेरिका एग्जिट चाहता है नहीं चाहता है, ये अमेरिका पे निर्भर नहीं है, ये ईरान पे निर्भर है कि वो कितना एग्जिट करेगा। ईरान यदि अमेरिका, भाई उसने तो कहा था कि युद्ध शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब, देखिए खेमेनेई को मारना, अब पूरे विश्व के आप अखबार उठा के देखिए, सारे संपादकीय उठा के देखिए, हर जगह एक ही टोन है कि खेमेनेई को नहीं मारना चाहिए था। खेमेनेई को मारने से जो बूस्टर डोज आर्मी में आया और उसकी शहादत का बदला लेने के लिए जिस हिसाब से पागलपन के हद से टूट पड़ी है ईरानियन, खासकर आईआरजीसी, उसके बाद तो किसी को संभलते नहीं संभलने लगा है। यह हाल हो गया, मैं आपको बता दूं, इतनी बुरी स्थिति हो गई। मैं चलिए, जब सेफ एग्जिट चाहिए, कार्यक्रम बड़ा गंभीर है, क्योंकि अब जो है बैक चैनल बातचीत हो रही है ईरान के सामने। ये बेसिकली अमेरिका और अमेरिका के चेलों का गिड़गिड़ाना है, जुगाड़ है कि किसी तरह मुक्ति मिल जाए। और खासकर अमेरिका में कुछ भी वो बहसता रहे ट्रम्प। देखिए, बहसू आदमी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के बाकी देश हैं, उनका रुख अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो ईरान के, अमेरिका के चक्कर में ईरान की तबाही का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। उनका रुख अब क्लियर है। हॉर्मुज ब्लॉक होने से इन सभी देशों की दुकानें बंद हो गई। सब 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 सबका तेल उसी से निकलता है, रास्ता वही है, माल जाता भी उधर है। और मैं बार बार मैं कल भी कह चुका हूं कि क्रूड पीकर पेट नहीं भरेगा, ना डॉलर खाकर पेट भरेगा। चाहिए गेहूं, चावल, अनाज, आटा, मैदा, प्याज, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ईरान में तो फ्रेश मिल रहे हैं, यहां तो लाले पड़े हैं। अकेला इंडिया जितना मिडिल ईस्ट को सप्लाई करता है फ्रूट्स और वेजिटेबल, मैंने आपको सिर्फ केलों का बताया, 700 करोड़ रुपए का खेल सब पोर्ट पे पड़ा है, शिप ही नहीं जा रहे हैं। और उनकी इकोनॉमी में तेल बिक नहीं रहा है। पर्यटन ओमान, कतर, बहरीन, इन सब में खूब टूरिस्ट जाते थे। क्योंकि अब सब दूर कॉमेडी शो ही हो रहा है। वो जो चीनी प्रोफेसर ने बोल दिया था कि पानी के प्लांट पे मारो सब ठीक हो जाएगा, अरे वाकई ऐसा हुआ तो आशीष, मतलब ये वो वही आज से 500 साल पहले पुराने वाले रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे ये सारे लोग, जो अपने वेल्थ के लिए और अपने पैसे के लिए जो इतराते हैं। ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। कल तक जो ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे थे, आज अचानक क्यों कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है, हो सकता है
क्या अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया है? सवाल उठ रहा है। क्या ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दबाव में आकर ईरान के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया? आज चर्चा उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनका एक छोटा ऑपरेशन सफल रहा और कभी भी युद्ध खत्म हो सकता है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वही पुतिन जिन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का खुलकर समर्थन किया। आज ट्रंप उनसे फोन पर 1 घंटे बात करते हैं और कह रहे हैं कि पुतिन ने मदद की बात कही है, बातचीत अच्छी हुई है रचनात्मक तौर पर। क्या ट्रंप इस जंग में पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं? आज इन्हीं सवालों की खाल उधेड़ेंगे, बखिया उधेड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य इंडिया का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, जैसा कि मैंने शुरुआत करा उस लाइन से, क्या ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? सरेंडर शब्द भारत में बहुत चलता है। तो 3 बयान इस वक्त हमारे सामने हैं। एक बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं। हाँ। दूसरा बयान नेतन्याहू का है, जो कह रहे हैं वी आर नॉट डन येट, और उनका कहना है कि ईरान के लोगों की इच्छा है कि वो तानाशाही के जुए को उतार कर फेंके, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वी आर नॉट डन येट, यानी अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। उधर एक बयान ईरान से आया हुआ है, उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनका बयान है। उनका कहना है हम तय करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, हम तय करेंगे। अब ये 3 बयान है। इसमें से अगर सबसे पहले हम ट्रंप के बयानों की विवेचना करें तो स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती है। आपको याद होगा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस युद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अमेरिका के पास कोई असली कारण नहीं है कि क्यों वो ईरान पर हमले के लिए कूदे। यानी ईरान पर हमले का कोई स्पष्ट कारण ट्रंप नहीं दे पाए, कोई कारण नहीं। बल्कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये चल रही है कि आखिर ट्रंप युद्ध में क्यों कूद गए। जब भी आप किसी युद्ध में कूदते हैं तो आपके सामने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हम इस कारण से वहां पे कूदे हैं। आप जैसे मर्डर में क्या होता है कि आपको जो क्यों मारा गया, यानी मोटिव इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। तो अमेरिका का मोटिव क्या था इस युद्ध में कूदने को लेकर, यह स्पष्ट नहीं है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनके लिए एग्जिट रूट भी मुश्किल हो रही है। मैंने शुरू से कहा था। हाँ। तो अमेरिका में अगर आपको ध्यान होगा कि पहले ट्रंप महोदय ने क्या कहा, हम वहां पे रिजीम चेंज करेंगे, हम वहां पे रिजीम चेंज करेंगे, यानी जो इस्लामिक क्रांति की जो सरकार है उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके नए तरीके की सरकार वहां स्थापित करेंगे, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तय करेंगे कि जो रिजीम का नेता कौन होगा, आई विल डिसाइड। तो सबसे बड़ा क्लाइम डाउन तो यही हो गया कि आप ये कह रहे थे कि जो रिजीम वहां पे मौजूद है उस रिजीम को हम बदल के एक नई रिजीम लेकर आएंगे। अब जब आपको कुछ समय के बाद इस बात का एहसास हो गया कि दरअसल इस रिजीम को बदलना उनके बूते की बात नहीं है, उनकी शक्ति के बाहर की चीज है, तब उन्होंने कहा उसी रिजीम में से जो उनकी पसंद का आदमी होगा उसको हम वहां का सुप्रीम लीडर बनाएंगे या उसको वहां का हम नेता घोषित करेंगे, हम तय करेंगे। ये इम्पोर्टेंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि द वॉर विल एंड सून। इसके पहले आपने क्या ध्यान दिया था? इसके पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जबरदस्त तरीके से हमला करेंगे। हाँ। तो ट्रंप लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। उनको यह बात बहुत जल्द समझ में आ गई कि दरअसल नेतन्याहू ने उनको बुरी तरीके से ईरान के युद्ध में फंसा दिया है, और चूंकि युद्ध में कूदने का उनके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है, ना कोई कारण वो अमेरिका की जनता को बता पाए हैं, इसलिए इस वक्त अमेरिका के अंदर ट्रंप लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। और अलोकप्रिय होने के साथ साथ उनकी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। और उनको यहां तक कहना पड़ा कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो नहीं जीते तो फिर वो इंपीच भी हो सकते हैं। अब इन सब चीजों को अगर आप जोड़कर देखें तो बहुत स्पष्ट है कि आनन फानन में युद्ध में कूद तो पड़े हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को झुकाने की ताकत फिलहाल उनके पास नहीं है, या ईरान के अंदर मनमाने बदलाव करने की उनके पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जो नेतन्याहू का जो बयान है अगर आप उसको देखें तो नेतन्याहू के बयान में एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने भी अपना गोल पोस्ट चेंज किया है।
लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी और लगातार उसको कहते भी रहे हैं। उनकी कोशिश वहां पे रिजीम चेंज की पहली कोशिश है, लेकिन दूसरी कोशिश उनकी यह है कि ईरान दक्षिण मध्य पूर्व एशिया में इतना कमजोर हो जाए, इतना कमजोर हो जाए कि फिर कभी वो इजराइल के लिए खतरा ना बने। इसलिए ये युद्ध नेतन्याहू के हक में है। दूसरा, नेतन्याहू खुद इस वक्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ वहां पे जबरदस्त माहौल है इजराइल के अंदर, और वो जानते हैं कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उनकी स्थिति कमजोर होगी, उनको अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और हो सकता है वो जेल आने वाली जिंदगी वो जेल में काटे। तो नेतन्याहू के हक में है कि कम से कम वो इजराइल के लोगों को बता सके, देखिए आप हमारे खिलाफ कुछ भी करें, लेकिन हमने इजराइल को अपने प्रधानमंत्री के काल में पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है। अब हमास नाम की चीज है वो लगभग खत्म हो गई है, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो चुका है, हुतीज बहुत कमजोर हो चुके हैं, इराक के जो जिहादी वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, और इन सबको स्पॉन्सर करने वाला जो ईरान है वो भी बहुत कमजोर हो चुका है। लिहाजा हमने इजराइल का भला किया है और इजराइल के पक्ष में हमने काम किया है। तो नेतन्याहू का जो मोटिव है, नेतन्याहू का जो इंटेंट है, नेतन्याहू का जो उद्देश्य है, वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज जरूर किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अमेरिका उनके साथ नहीं होगा तो इजराइल इस युद्ध में लंबे समय तक हिस्सेदारी नहीं कर सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट डन येट। लेकिन ये एक कमजोर स्टेटमेंट उनकी तरफ से है। अब इसके उल्टे अगर आप देखिए कि जो ईरान से जो आवाज आ रही, मैंने 2 दिन पहले आपके बल्कि कल के प्रोग्राम में कहा था कि भाई ये जिस तरीके से मुस्तफा को चुना गया है सुप्रीम लीडर के तौर पर, दरअसल ये डिफायंस है। यानी ईरान जो अमेरिका इजराइल की इच्छा के खिलाफ उनके हमले से घबरा के नहीं, बल्कि उनको डिफाई कर रहा, पब्लिकली डिफाई कर रहा है। इसलिए मुस्तफा को उन्होंने लेकर आए हैं कि तुमने उनके पिता का कत्ल किया है, लेकिन ईरान आपसे झुकने वाला नहीं है। ईरान जो अली खामनेई की जो विरासत है, जो उनकी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए उसी शख्स को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर रहा है या बना रहा है जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। यानी जो पॉलिटिक्स, जो विचारधारा अली खामनेई लगातार अमेरिका के विरुद्ध चला रहे थे, लगातार इजराइल के विरुद्ध चला रहे थे, अब हम उसी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस पूरे में अगर तीनों के बयान को आप देखेंगे तो सबसे कमजोर बयान डोनाल्ड ट्रंप का है। वो किसी तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है। नेतन्याहू काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की धमकियों से या उनके हमलों से डरने वाला नहीं है। वो आगे बढ़ता जा रहा है, भले ही उसकी बर्बादी बहुत हुई है, भले ही उसको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो डिफाइंड है। आशुतोष सर, तो ट्रंप का पुतिन से बात करने का क्या मकसद होगा? और ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि मदद करना चाहते हैं, और इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। ये तो पुतिन निकालने में जाहिर है, ये जग जाहिर है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब उनके बीच में दोस्ती ना भी कहें, लेकिन वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तब ये कहा गया था कि दरअसल पुतिन ने हिलरी क्लिंटन के खिलाफ ट्रंप को जिताने में बड़ी मदद की थी। उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उन्होंने इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्टें थी, उस मामले में उन्होंने काफी मदद की थी ट्रंप की। और जब ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद वो 4 साल तक राजनीति में नहीं थे, उस वक्त भी उनके रिश्ते जो है पुतिन से बेहतर थे। बल्कि ये कहा जाता है कि दरअसल ट्रंप के परिवार के कुछ व्यापारिक रिश्ते रूस में है, जिनको पुतिन लगातार प्रोटेक्ट करते रहते हैं या उनकी मदद करते रहते हैं। दिक्कत पुतिन और ट्रंप के बीच में ये हो गई कि युद्ध के पहले, मतलब माफ करिएगा, चुनाव के पहले तक ट्रंप को ये लगता था कि चुनाव हम जीतेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, पुतिन से हम कहेंगे और पुतिन युद्ध छोड़ देगा, युद्ध खत्म कर देगा। वैसा हुआ नहीं। तो इस बीच में उनके और उनके बीच में तल्खी हो गई। इसलिए आपने देखा कि भारत के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि आप रूस से लगातार तेल खरीद रहे हैं और इसलिए रूस के युद्ध को आप फंड कर रहे हैं, तो लिहाजा आप रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए। लेकिन ट्रंप को यह बात मालूम है कि चूंकि वो खांटे धंधाबाज आदमी है, इसलिए उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि आज की तारीख में 2 ऐसे देश हैं जो ईरान के ऊपर दबाव डलवा सकते हैं और बीच का रास्ता निकलवा सकते हैं। एक रूस, दूसरा चाइना। और रूस में भी सिर्फ पुतिन की चलती है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले दिनों जब मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया, उसके बाद इजराइल की तरफ से आवाज आई कि हम इनको भी खत्म कर देंगे, तो सबसे तगड़ी प्रतिक्रिया पुतिन ने दी थी। बोला, उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना ने भी रूस के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी ट्रंप को पता है कि अगर बीच का रास्ता कोई निकाल सकता है तो पुतिन, और पुतिन ही ईरान की लीडरशिप से बात कर सकते हैं। छोटे मोटे देश जैसे ओमान है, कतर है, बहरीन है, अब इनसे बात नहीं चलेगी। तो चूंकि पुतिन
ईरान से बात कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पुतिन से लंबी चौड़ी बातचीत की है। और जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है लंबा नहीं खींचेगा, तो कहीं ना कहीं जो पुतिन से इन्होंने बात की है उससे इस बात के कोरोबोरेटिव एविडेंसेस मिल रहे हैं। देखिए, ये युद्ध मैंने कहा कि तीनों में से सिर्फ इजराइल, और इजराइल में भी सिर्फ नेतन्याहू के पक्ष में है। ये युद्ध ट्रंप के पक्ष में नहीं है, उससे ट्रंप को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, वो अलोकप्रिय हो रहे हैं और चुनाव भी हार सकते हैं। और अगर चुनाव हारे मिड टर्म पोल सेनेट और कांग्रेस का, तो वो और उनके उपराष्ट्रपति दोनों इम्पीच भी हो सकते हैं। ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जी, नेतन्याहू के बारे में आप बता भी चुके हैं, लेकिन इसमें पुतिन का क्या फायदा? क्या रूस पर प्रतिबंध ट्रंप कुछ कम करने की सोचेंगे? नहीं, देखिए, पुतिन को जो फायदा होगा कि पुतिन एक तरीके से कहें, पुतिन को कोई बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला नहीं, लेकिन इससे जो पुतिन और रशिया का जो स्टेचर है ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बढ़ेगा। जो परसेप्शन है कि जो आपने रूस को पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये एक फायदा रूस को हो सकता है या पुतिन को फायदा हो सकता है कि जो उनके पास सैंक्शन लगे हुए उसमें ढील हो जाए और जो दुनिया के नक्शे पर जो अलग थलग पड़े हुए हैं वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का स्टेचर बढ़ेगा कि देखिए, हमने इतने बड़े युद्ध को, जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा था, मेरी वजह से वो युद्ध थम गया है, तो कम से कम दुनिया को मेरे प्रति थोड़ा सा एहसान मानना चाहिए। तो स्टेचर बढ़ेगा, परसेप्शन बढ़ेगा, ये पुतिन को फायदा होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रियल पॉलिटिक्स अगर आप कहें तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। और हो सकता है कि अगर पुतिन ईरान के इस युद्ध को रुकवा दें तो फिर ईरान और माफ करेगा रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें पुतिन की बार्गेनिंग पावर थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो पुतिन को थोड़ी और सहूलियत देने के लिए तैयार हो जाए। भारत के बारे में क्या कहेंगे? खामेनी की जब मौत हुई तो मोदी जी शांत रहे, श्रद्धांजलि भी नहीं दी, दबाव पड़ा, फिर विक्रम मिस्री दूतावास पहुंचे ईरान के, उसके बाद भी संसद में बोले, कुछ नहीं बोला गया। तो चर्चा तो उस टाइम चली थी, बाकी जो हमारे पड़ोसी देशों वहां पर भी हुई कि जब मामला ये खत्म होगा तब ईरान का भारत से संबंध कैसा होगा, कुछ बदलाव होगा नहीं होगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा होकर उन्होंने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है। जो रोल आज की तारीख में पुतिन निभा सकते हैं या दूसरे देश निभा सकते हैं, भारत इस रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता था। भारत के रिश्ते ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, भारत के रिश्ते इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई दबाव भारत के ऊपर था। भारत का मतलब मोदी सरकार के ऊपर कोई ना कोई ऐसा दबाव था जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हो गए, अमेरिका के साथ खड़े हो गए और हमने कई गलतियां एक साथ कर दी हैं। ये मत भूलिएगा कि ईरान एक बहुत ही सिविलाइजेशनल कंट्री है, एक बहुत पुरानी सभ्यता है, भारत से उसके बड़े पुराने रिश्ते हैं। जब वो बहुत मुसीबत में था, मुश्किल में था, जब उसके सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ और अमेरिका और इजराइल ने उसका कत्ल किया, उस वक्त हम उसके साथ नहीं खड़े थे। ये बात भूलने लायक नहीं है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अभी हाल में क्या मतलब, जो अभी बातचीत चल रही तेल को लेके, तेल का जो संकट है, उस संकट में जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से 30 दिन के लिए तेल ले सकते हैं, तब रूस ने जो रुख अख्तियार किया वो इस बात का सबूत है कि रूस भी जला भुना बैठा हुआ भारत ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है तेल खरीदने के मसले के ऊपर, और वो साफ तौर पे कह रहा है कि मार्केट रेट से $4 ज्यादा प्रीमियम पर हम आपको तेल देंगे। यानी जो रूस हमको डिस्काउंटेड रेट पर तेल दे रहा था, अब वो मार्केट रेट से $4 एक्स्ट्रा जो है वो लेने के बारे में बात कर रहा है। तो ये बड़े पुराने देश हैं, इनकी अपनी अलग सभ्यताएं हैं, इनकी अपनी अलग संस्कृति है और ये बड़े अलग तरीके के मुल्क हैं। तो आपने रूस से एक तरीके से दुश्मनी मोल ले ली, आपने ईरान से दुश्मनी मोल ले ली, और आपको इस बात को अच्छी तरीके से पता है ट्रंप वो आदमी जो लगातार आपको बेइज्जत करता रहा है, वो लगातार कह रहा है कि मैं चाहूं तो मोदी जी की राजनीति पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। जो इस तरीके की बातें करता रहा हो, आप उसके साथ कैसे खड़े रह सकते हैं? तो इसलिए जो सबसे अच्छी स्थिति थी वो यही थी कि भारत बीच का रास्ता रखता, वो तेहरान से भी सहानुभूति रखता, इजराइल से भी सहानुभूति रखता, और अगर सहानुभूति नहीं भी रखता तो कम से कम दोनों से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलता, क्योंकि दोनों से उसके रिश्ते पिछले दिनों बेहतर थे। ऐसे में वो दोनों के बीच में एक बीच बचाव का रास्ता निकाल सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। मजीद अगर इस तरह के रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।